ये आपके मूवमेंट सेक्शन का नोट्स है। और देखिए कितना बेहतरीन आप लोग के लिए बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाया गया है। किसी के पास वो नोट्स एप्लीकेशन से आप सभी को ले लेना है ना। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये लिटरेरी मूवमेंट सेक्शन का नोट्स है। आप सभी को एक सरसरी निगाह से दिखा रहा हूँ, जरा देखिए कितने बेहतरीन तरीके से है ये। अगर आप फीचर्स देख लें तो नोट्स को आप समझ पाएंगे। शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ ऑल मूवमेंट विद देयर ओरिजिन, इवोल्यूशन, प्रिकर्सर्स, प्रैक्टिशनर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, करा देंगे, डोंट वरी। पहले एक बार देख तो लो। मैराथन कल कराएंगे। कल आप सभी की मैराथन होगी लिटरेरी मूवमेंट सेक्शन पे और लिटरेरी टर्म्स पे। कल आपकी मैराथन बहुत भयानक होने वाली है और मैं बता दूं कि कल के मैराथन से कितने नंबर आने वाले हैं, एक बार पहले देख लो तब बताता हूँ। तो ये लिटरेरी मूवमेंट सेक्शन का आपका नोट्स है। और अगर आप ध्यान दें तो बहुत बेहतरीन तरीके से नोट डिजाइन किया गया है विद आपको जो है पूरा इंडेक्स दिया गया है। जो रेनेसा है उसके 25 से और 60 एमसीक्यू दिए गए हैं आपको 17 पेज में। रिफॉर्मेशन के ऐसे 25 से और 60 एमसीक्यू है। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री पूरा कंटेंट एंड 20 एमसीक्यू। नियो क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, प्री रैफेलाइट सबके, मॉडर्निज्म चूंकि बड़ा है इसीलिए 30 एमसीक्यू दिया गया है। पोस्ट मॉडर्निज्म। फिर एक बहुत बड़ी चीज जो मैंने आप सबके लिए दिया है वो जरा ध्यान दे, जो बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि ग्लोसरी ऑफ की टर्म्स, क्रिटिक्स एंड प्रैक्टिशनर। ये एक बहुत बड़ी चीज मैंने आपको दी है जो नॉर्मली आपको किसी नोट्स में मिलेगा लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं मिलेगा। और ये ऐसा नहीं कि नेट के लेवल का नोट्स है, ये नोट्स हमने आपको दिया है आपके हिसाब से। नेट के लेवल का नोट्स और कठिन होगा। ये सिर्फ हमने एलटी ग्रेड और जीआईसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स बनाया है, जिसमें आपको जो एकदम महत्वपूर्ण टर्म है, जो आपको एकदम चाहिए ही, जो आपको एग्जाम के लिए एकदम नेसेसरी है, सिर्फ उन टर्म्स का बनाया है। अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ और आप आगे बढ़ेंगे। फिर एक मेमोरी टेबल दिया है, देख रहे हैं आप, मेमोरी टेबल ऑफ की टर्म्स एंड एसोसिएटेड क्रिटिक्स, यानी जो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड क्रिटिक्स हैं उनके हमने मेमोरी टर्म आपको बना के दिया है, मेमोरी टेबल, जिससे आपको आसानी से याद रहे। और सबसे लास्ट में 30 से और 60 एमसीक्यूज। फिर इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरेलिज्म, फिर कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात करें तो इसके लिए भी मैंने आपको अलग से क्या किया है, आपको अलग से इनकी ग्लोसरी दी है, इनकी भी ग्लोसरी दिया है हमने, इनके टर्म्स दिए हैं एक साथ डिक्शनरी फॉर्म में, और फिर मेमोरी टेबल दिया है। तो इतना बेहतरीन बना है कि आपका मन खुश हो जाएगा। और अब जरा ध्यान दे, एक नोट्स आप देखें, रेनेसा का नोट्स जरा देखें। आप रेनेसा को शुरू करते हैं ओरिजिन एंड मीनिंग। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रेनेसा कहाँ से आया, किस वर्ड से आया, क्या मतलब है, क्या टाइमलाइन है, किस समय के टाइमिंग को आप रेनेसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड और टर्म्स कौन से हैं। फिर उसके बाद से जो है रेनेसा वास्तव में कहाँ से आया, पहले क्या था अब क्या है, पहले लोग कैसे सोचते थे, किस तरह का लिटरेचर था, कैसी चीजें थी। फिर आप आगे अभी कैसे ये चेंजेज आया, मतलब आप प्रीवियस एज से अभी कैसा ट्रांजिशन पाते हैं रेनेसा में। फिर उसके बाद रेनेसा का कोई डेफिनेशन हो सकता है तो आपको बेहतरीन तरीके से हमने कुछ बेहतरीन स्कॉलर के डेफिनेशन भी दिए हैं जो आपको नॉर्मली दूसरे नोट्स में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि एमएच अब्राहम में भी डेफिनेशन नहीं है। ये हमारे नोट्स की विशेषता है। जैसे जूल्स मिसलेट ने इसके लिए जो डेफिनेशन दी है रेनेसा के लिए, द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिस्कवरी ऑफ मैन, कितनी बेहतरीन डेफिनेशन है। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन को ही समझ जाते हैं तो रेनेसा का आधी चीज आप समझ गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया। फिर उसके बाद की इन्फ्लुएंसर, रेनेसा को प्रभावित करने में, रेनेसा को लाने में किन लोगों का और किन सिचुएशंस का योगदान है, किन इवेंट्स का योगदान है, ये इतना बेहतरीन नोट्स है। अब जैसे आप देखिए हिस्टोरिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या है, तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत बड़ा ये योगदान माना जाता है। कुस्तुनतुनिया का जो पतन है उसका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। द प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और सब कुछ बता दिया कि प्रिंटिंग प्रेस को खोजने वाला, इन्वेंट करने वाला कौन है, पहली बार कहाँ इन्वेंट किया गया, तो जर्मनी में किया गया। इंग्लैंड में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, इसका क्या इंपैक्ट है ये भी जान लो। इतना बेहतरीन नोट्स मिलेगा क्या। मैरी टाइम एक्सप्लोरेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। जो आप देखते हैं कि जो समुद्री यात्राएं होती हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि
जब कंपास का निर्माण हो गया, कंपास की इन्वेंशन हो गई, तो लोगों को पता चल गया कि उत्तर दिशा किस तरफ हमको जाना है। तो इससे उनको दिशाओं का ज्ञान होने लगा। और फिर उसके बाद से कोलंबस, वास्को डिमामा और वास्को डिगामा, मैगलेन, ठीक है, इन लोगों ने तो धमाल ही मचा दिया, है ना। तो ये जो है सारे नए नए रूट्स की खोज की, तो फिर इसको भी मजा आया है। फिर उसके बाद लिटरेरी एंसेस्टर कौन से वो लोग हैं जिनको आप बोल सकते हैं कि जिनकी वजह से जो है रेनेसा आया पीपल के रूप में, तो वो भी आपके सभी के सामने है। दाते का रोल, पेट्रार का रोल, कैसियो का रोल बहुत बड़ा रोल माना जाता है। फिर उसके बाद से रेनेसा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको विद एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ह्यूमनिज्म, न्यू साइंस, रिलीजियस रिफॉर्मेशन, द आइडिया ऑफ द रेनेसा मैन, स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें हमने दी है। और विद एग्जाम्पल आपको कि किन किन वर्क में इस तरह के एग्जाम्पल दिख सकते हैं। और सबसे एंड में टेबल कि रेनेसा के वो महत्वपूर्ण आथर कौन से हैं, और अगर रेनेसा के कुछ सेमिनल वर्क की बात किया जाए तो आप किसे कहेंगे, वो आप सभी के सामने हमने दे दिया है। और साथ ही साथ आपको कुछ समझाया भी है कि इसमें रेनेसा की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखती है इस वर्क में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी बोल सकते हैं। इन्होंने जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी हैं सारे क्या है, सारे जो है ट्रेजेडीज ही हैं, ड्रामाज। और रेनेसा जो है लस्ट फॉर इनफाइनाइट नॉलेज एंड पावर, और इनके वर्क में आपको दिखाई पड़ता है। एडमंड स्पेंसर को रेनेसा पोएट बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आप सभी के सामने है। और सबसे बड़ी बात कि रेनेसा का जो ये टर्न है, जो मिडिल एजेज में जो अप्रोच थी और रेनेसा में वो अप्रोच कैसे चेंज होती है, इस अप्रोच को, इस चेंजिंग अप्रोच को, ये जो चेंजिंग डायमेंशन है, इसको हमने एक कंपैरिजन टेबल देके बताया है। ये लगभग हर प्रकार के मूवमेंट में बताया है, क्योंकि जब भी कोई नया मूवमेंट आता है तो पहले वाले से कुछ तो उसमें अलग होगा। तो वो जो अलगाव है, जो डिफरेंसेज हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप उसको समझ गए तो फिर तो कुछ बाकी नहीं रहा। वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने देखिए ये टेबल के द्वारा समझाया गया है। मजेदार है कि नहीं है बताइए। और फिर उसके बाद लीजिए श्योर शॉर्ट एमसीक्यू बाय एसके सर। इन एमसीक्यूज को कर लिया विद एक्सप्लेनेशन तो दुनिया में कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो फिर तो आप हो गए ना मजेदार। अब तो फिर कौन ही रोक पाएगा। तो ये बेहतरीन प्रयास है आप सभी के लिए, और बहुत अच्छी कोशिश की गई। इसी तरह रिफॉर्मेशन को आप देखेंगे। अब रिफॉर्मेशन को समझाने के लिए ऐसा नॉर्मली आपको भारत में कोई नोट्स नहीं दिखाई पड़ेगा जहां पे आपको प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटन, सिमनॉय, नेपोटिज्म, प्लूरलिज्म एंड एब्सेंटिज्म, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया। वो हमने पहले इसलिए बता दी कि आप इन सारी चीजों को समझो, जानो, ताकि आपको एक अच्छी समझ बन पाए। तो वो सारी चीजें कोशिश की गई है। क्या काजेस थे इस मूवमेंट के, रिफॉर्मेशन के कुछ कारण थे ना, क्यों रिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, वो सब हमने आपको बहुत अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, कि इमीडिएट क्या काज क्या था, इंडल्जेंसन जो क्षमा पत्र बेचे बेचे जा रहे थे, फिर इंस्टीट्यूशनल करप्शन जो चर्च में कमियां आ गई थी, हैं, फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल एंड सोशल शिफ्ट जो है, रेनेसा के बाद लोग दूसरे तरह से सोचने लगे थे। प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। पहले लोग किताबों को नहीं पढ़ पा रहे थे, अब बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हैं। नेशनलिज्म की भावना आ गई है। तो इन सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ा। अब धर्म को आप बेवकूफ बना के लोगों को नहीं चल सकते थे। फिर मेजर इन्फ्लुएंसर कौन कौन से रिफॉर्मिस्ट थे, रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने रेनेसा में योगदान दिया, तो मार्टिन लूथर। अब देखो अलग अलग से इनका सेक्शन हमने बनाया। जॉन काल्विन, हेनरी एट का भी बहुत बड़ा रोल था। हालांकि ये रिफॉर्मर नहीं थे, लेकिन ये खुद एक राजा थे और इनके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी थी। और इनको आप सभी को पता है ये शादी करना चाहते थे कैथरीन ऑफ अरागन से। ठीक है, लेकिन इनकी शादी नहीं होने दी गई। ठीक है, मतलब ये शादी करना चाहते थे एन बोले से। ठीक है, एन बोले से, और कैथरीन ऑफ अरागन को तलाक देना चाहते थे, शादी तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो इससे बहुत नाराज हो गए चर्च के ऊपर, और फिर फाइनली इन्होंने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ला दी, और जिसमें कहा कि अब चर्च का कोई रोल नहीं है, अब राजा ही सब कुछ है। और यहाँ तक कि जो चर्च भी इंग्लैंड में है उन सारी चर्चेज का भी हेड कोई और नहीं, वो केवल राजा है। और अब जो कोई बात नहीं मानेगा उसके सर को कलम कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और आप सभी को पता है थॉमस मूर भी एक ऐसे पर्सन है जिनके सर को कलम किया गया था, जिन्होंने यूटोपिया लिखा, क्योंकि वो राजा एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो बेहतरीन नोट्स है भाई, देखिए। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं इंग्लिश रिफॉर्मेशन को एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से दिखाया गया, ये भी देख लो आप। फिर उसके बाद से इम्पैक्ट इसका इंग्लिश लिटरेचर पे क्या पड़ा, और फाइनली जो ये टेबल है
रेनेसा रिफॉर्मेशन, उन दोनों को एक इसके द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, फिर आपके एमसीक्यू। और हम सबसे लास्ट में आपको दिखाते हैं, मतलब ये आपको मैं थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूं कि आप बहुत जल्दी से इसको रीड करो, कुछ नहीं है, बस सरसरी निगाह से देख डालो। फिर आपके मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से आप सभी के सामने रखा है, सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से है। ठीक है, और उस टेबल के द्वारा हमने सारी चीजें समझाया है। डर क्यों लगता है, इसको फटाफट रीड करो, नॉलेज मिल रहा है, फटाफट पढ़िए। आपसे यूनिफाइड सेंसिबिलिटी की बात कहाँ की गई है, इसी में तो की गई है। हमने आपको हाई इल्ड डिस्टिंक्शन भी एग्जाम के, मतलब ऐसी चीजें जो एग्जाम के लिए बड़ी जरूरी हैं, वो भी अलग से दे दिया है। जैसे यूनिफाइड सेंसिबिलिटी की बात की जाती है, वो किस प्रकार के पोएट्स के लिए की जाती है, वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के लिए की जाती है। और एक डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है जो इसके ठीक उल्टा है। और टीएस एलियट यही कहना चाह रहे थे कि जो मेटाफिजिकल के अंदर विशेषता थी वो क्या थी, वो यूनिफाइड सेंसिबिलिटी थी, जो कि उनके बाद के आने वाले पोएट्स और राइटर्स में नहीं दिखता, इसीलिए वो सुप्रीम थे, बेटर थे। कार्पे टाइम का थीम आप टू हिज क्वाइमिस्टेस को भूल सकते हैं क्या, मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम, टाइम इज हरिंग, टाइम इज पासिंग, टाइम पास हो रहा है, भाग रहा है, तो इसीलिए बेस्ट तरीके से इसका यूज करो। वो मेटाफिजिकल पोएट्स ने ही इसका बेहतरीन यूज किया। ठीक है, एंड्रू मार्वेल का बेहतरीन एग्जाम्पल है टू हिज क्वाइमिस्टेस। ठीक है, रॉयलिस्ट जो कवलियर पोएट्स हैं उनके बारे में भी तो हमने आपको बहुत बेहतरीन मटेरियल दिया है भाई, और आप इसे बिल्कुल देखें। फिर मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं सबसे लास्ट में, अगर आप नियो क्लासिकल की बात करें तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से दी गई है। डेफिनीशन जो दिया है ना, ये डेफिनीशन चार चांद लगा रहा है। जैसे डेफिनीशन देखिए, अल्बर्ट के द्वारा, एमआरआर रिडले के द्वारा, ड्राइडन ने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, वो हमने दी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने। और सबसे लास्ट में आपके जो ये राइटर्स का सेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट को फॉलो करने वाले कौन से राइटर्स हैं, उनके कौन कौन से वर्क हैं, और उसमें किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद जो कंपैरिजन टेबल है, ये भी बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो ये एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से है। और आप सभी लोगों को मैं ये सारी चीजें अभी सरसरी निगाह से सिर्फ दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें। देखने का मतलब कि आपको आधा यहीं पे अभी समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि है क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ यस और नो, समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं, आधा तो यही समझ में आ जाना चाहिए भैया, है क्या। रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो ये क्लासिसिज्म से उल्टा है भैया। क्लासिसिज्म में क्या हो रहा है, अगर क्लासिसिज्म में देखें और रोमांटिसिज्म, अगर इसको समझना भी है तो सिर्फ एक टेबल से समझ लो भैया, एकदम टेबल। अच्छा देखो कितना की डेफिनेशन भी हमने दे दी है, ये कई बार डेफिनेशन पूछा। एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी, लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसको कब कहा गया, किसने डिफाइन किया, बहुत ही बेहतरीन हमने आपके सामने चीजें रखा है। क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन कौन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, तो जैक्स डेरिडा, रूसो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो हमने आपको दिया। उसके जो 3 आइडियल थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और जो लिटरेरी एंसेस्टर थे उनका भी रोल है। फिर क्या क्या चीजें इसमें मिलती हैं, वो सब आप सभी के सामने दिया गया। और अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझना है तो ये टेबल देख लो भैया, नियो क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, मतलब इतनी बार चीजों को मैंने रिवाइज किया है ना, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो रहा है अलग अलग तरीके से, और ये जो रिवीजन है ना, ये आपको बेहतर बना रहा है। ठीक है, अगर आप यहां ध्यान दें तो आप यहां ध्यान दें, जैसे नियो क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म, अगर इन दोनों में अंतर देखें तो सबसे पहला जो मेन अंतर है वो क्या है कि नियो क्लासिसिज्म में आर्डर, रिस्ट्रेंट एंड रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, जब रोमांटिसिज्म में बात करते हैं तो इसके ठीक उल्टा, लिबरलिज्म की बात हो रही है, स्पॉन्टेनिटी की बात हो रही है, रिवोल्ट की बात हो रही है। क्या बात, यहाँ पे नेचर को मेथोडाइज्ड कर दिया गया, फॉर्मल एंड आर्टिफिशियलिटी की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेचर को एक सोर्स ऑफ ब्यूटी बताया गया है। यहाँ पे क्या है, फार्मल रिलेशनशिप नहीं चल रहा, फॉर्मेलिटी, फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल से ठीक उल्टा क्या होता है, सब्जेक्टिव, पर्सनल एंड इमोशनल। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो पोएट का पर्सनल इमोशनल है। जैसे आप लूसी ग्रे पोएम पढ़ते हैं, पूरी तरह से सब्जेक्टिव पोएम, एक लड़की की कहानी बताई गई है। या आप वर्ड्सवर्थ के कोई भी पोएम को पढ़ लीजिए, टिंटन नबी को देखिए, पोएट अपनी कहानी बता रहा है, अपना बता रहा है कि 5 साल पहले आया था, अब 5 साल बाद उसका नेचर के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस आधार पे पर्सनली एंड इमोशनली चेंज हुआ है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ बेहतरीन तरीके से दिखाई पड़ती है।
ये बहुत ही हाईली यूनिफॉर्म है, यहाँ पे वैरायटी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। ये मशीन जैसा लग रहा है, ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है। हर पोएट अपने तरीके से चीजों को इन्वेंट कर रहा है, लिखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे रूरल दृश्य दिखते हैं, शहर के दृश्य को दिखाया गया, जो थीम है वो शहर से रिलेटेड है। ठीक है, इंटीमेसी नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियलिटी ज्यादा है। यहाँ पे कैसा गांव जैसा दृश्य है, फोक लिटरेचर को दिखाने की कोशिश की गई है, रूरल सेटिंग को दिखाने की कोशिश की है। आप डैफोडिल पोएम पढ़िए, डैफोडिल पोएम में रूरल सेटिंग है, किस तरह डैफोडिल एक गांव में किसी एक नहर के किनारे, हाँ, और वो किस तरह डांस कर रहे हैं, उनको बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने रखा गया है। यहाँ पे बार बार स्टॉक फ्रेजेस का यूज किया जा रहा है, जो डिक्शन है, भाषा शैली, वो बहुत एलिवेटेड है, हाई लेवल का है। यहाँ पे जो भाषा शैली वो बहुत सिंपल है, नेचुरल टाइप का है। लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन है, जो कि इनकी कोर फिलॉसफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, लिरिकल वैलेट के प्रीफेस में दिया है। यहाँ पे जो इंस्पिरेशन है वो क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, यहाँ पे जो इंस्पिरेशन है वो मिडिल एजेस, ठीक है, यहाँ जॉर्जियस ईस्ट। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से है कि नहीं? अब बताओ, आप समझ में आ रहा है जी? एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपको हर बार क्या करेगा, हर बार आपको चीजें रिवीजन होंगी। जब आप नए मूवमेंट को पढ़ेंगे तो आप पुराने मूवमेंट का एक तरह से आपको कंपैरिजन दिखेगा। ठीक है, और ये आपको पुराना वाला भी याद दिलवा रहा है। ये टेबल मैंने जानबूझ के दी, मुझे लगा क्यों ना मैं ऐसा आपको करा दूं कि आप बेहतर महसूस करो थोड़ा सा। तो वो कोशिश है, वो हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। अभी मैं हल्का हल्का जो बता रहा हूँ, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। प्री रैफेलाइट मूवमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि की आथर्स कौन कौन से आथर्स हैं जो आप जानिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्री रैफेलाइट मूवमेंट को पुराने मूवमेंट से तुलना करें तो ये कैसे अलग है उनसे, वो भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। इसके भी हमने आपको 20 क्वेश्चंस दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये जो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये आप सभी को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप इसे देखें कि इसमें क्या बेहतर है, कैसे आप इसको पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे। तो आप देखें, ओरिजिन एंड टाइमलाइन, हाई मॉडर्निज्म, मॉन्यूमेंटल ईयर। ठीक है, 1922 वाला वो मेन ईयर माना जाता है, जिसमें जिम जॉयस का यूसेज आया, टीएस एलियट का द वेस्टलैंड आया, वर्जीनिया उल्फ का जैकब्स रूम आया। और ये तीनों बहुत ही बेहतरीन वर्क माने जाते हैं, फाउंडेशनल टेक्स्ट माने जाते हैं मॉडर्निज्म के। वो हमने आपको बेहतरीन तरीके से दिया, इतनी बढ़िया से चीजें बता दी है कि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप जियोग्राफिकल स्कोप की बात करें तो मॉडर्निज्म किन किन देश में किस किस तरह से अलग अलग छोटे छोटे मूवमेंट है उससे फैला था, उसको भी आप सभी को दे दिया गया। जैसे फ्रांस में सिंबोलिज्म एंड सरेलिज्म का योगदान है बहुत ज्यादा मॉडर्निज्म के लिए। इसी तरह अगर जर्मनी एंड रसिया की बात करें तो वहाँ एक्सप्रेशनिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है। ठीक है, इंग्लैंड अमेरिका में देखें तो वर्ल्ड वार 1 का बहुत बड़ा रोल है, पोस्ट वर्ल्ड वार का पीरियड जो है वो। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि कौन सा टाइमलाइन है, किस कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो सकता है, कैसे है, वो आप सभी को देने की कोशिश की गई है। और जो मेजर टर्म्स हैं वो आपको एकदम एग्जैक्टली जो आपको जानना चाहिए एकदम मॉडर्न से रिलेटेड, वो भी आपको दे दिया है यहीं पे। फिर उसके बाद से आपका जो है प्रीवियस एज से मॉडर्निज्म कैसे अलग है, ये एक बहुत जरूरी चीज है जो आप सभी को बताया गया है। फिर उसके बाद से की डेफिनेशन मॉडर्निज्म की, और सबसे बड़ी चीज जो है कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस है, प्रिकर्सर्स हैं जो इन मॉडर्निज्म को लेके आए, चाहे वो क्रिटिक हो या कोई और हो। तो निश्चय, फ्रायड, कार्ल मार्क्स, इन सबको बताया गया। और फिर उसके बाद आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने 10 महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स ली है आपके मॉडर्निज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। और सबसे लास्ट में आपको जो जो है हमने जो की आथर्स एंड सेमिनल वर्क को लिया है। और उसके बाद जो चीज है ये बहुत अलग है कि मॉडर्निज्म, इसके पहले अगर एज देखें तो विक्टोरियन एज था। तो विक्टोरियन जो लिटरेचर है उससे मॉडर्निज्म का लिटरेचर कैसे अलग है, ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को दिया गया है। फिर आपके एमसीक्यू हैं। अब सबसे लास्ट में आपको जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एमसीक्यूज इसके दिए गए हैं। अब जैसे ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, और फिर सबसे लास्ट में हम आते हैं, ये देखिए, ये जो टेबल है आपके लिए, ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के अंतर को समझने के लिए। इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं आपको ये सारी चीजें अभी इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल जब मैं डिस्कशन करूँ तो आपके पास लेवल हाई हो, आप चीजों को ज्यादा अच्छे से बता पाओ, समझ पाओ। वर्ल्ड वार 1 मॉडर्निज्म के लिए इसका रोल है। वर्ल्ड वार 2 की बात किया जाए, कोल्ड वार की बात किया तो पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए जो है बहुत बड़ा रीजन है।
हिस्टोरिकल कैटलिस्ट का रोल अदा करता है। फिलॉसफी क्या है, कल्चरल एटीट्यूड टू कल्चर क्या है, फिर उसके बाद लिटरेरी टेक्निक क्या है, व्यू ऑफ रियलिटी क्या है, की प्रिकर्सर्स कौन कौन से हैं, लैंग्वेज कैसे यूज किया गया है, इन इनलाइटनमेंट व्यू क्या है, सेक्सुअल आइडेंटिटी, मेटा नैरेटिव, ये सारे मेजर मेजर कुछ डिफरेंसेस जो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म को अलग करता है वो हमने दिखाया है। ऐसे बहुत से हैं लेकिन हमने मेजर मेजर दिया है। और जो सबसे बड़ी चीज जो आपको अभी जो आपको बहुत बड़ा फायदा करेगा वो आपके लिए कुछ टर्म्स हैं, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ये हमने आपके लिए की टर्म्स बनाए हैं, ग्लोसरी ऑफ की टर्म्स, जिसमें हम मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों को शामिल कर रहे हैं। और ये बहुत बेहतरीन है, कुछ भी पूछेगा इससे बाहर अब वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने जितने भी बेहतरीन किताबें हैं आपकी, एम एच अब्राहम या पेगविन या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या फिर आपका वो है जो आपका ऑक्सफोर्ड का जो आपकी बुक आती है कंपेनियन टू, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर ऑक्सफोर्ड की, वो उन सब को हमने शामिल करके ये आप सभी के लिए हमने एमसीक्यू ये बनाए हैं स्पेशल, आप सभी के लिए जो है ये टर्म्स बनाए गए हैं और बहुत बेहतरीन टर्म्स हैं। अगर टोटल देखा जाए तो ये हमने जो है, हाँ यस, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टोटल 30 टर्म्स हमने लिए हैं और ये बहुत बेहतरीन है। ये सारे 30 टर्म्स बहुत ही शानदार हैं। और उसके बाद से हमने जो की थिंकर्स एंड क्रिटिक्स है इनको अलग से बनाया है। वो कौन कौन से, वो लगभग 13 हैं जो मेजर थे, उनको हमने लिया। फिर उसके बाद की आथर्स ऑन प्रैक्टिशनर का एक अलग बनाया, जो आप लोगों को बीरू सर ने पढ़ाया होगा कि कौन कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो मॉडर्निज्म के बेस्ट वर्क माने जाते हैं, राइटर्स कौन कौन से बेस्ट हैं, वो सारे हमने यहाँ पे रख दिए हैं ताकि आप जो है मतलब मजा ही आ जाए आपको। तो टोटल 10 थे जो मेजर वाले थे, वो हमने ले लिया। अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपके एग्जाम में आता है कि ये बताओ द मूवमेंट के मेजर पोएट कौन है, लीडर पोएट कौन थे, तो ये देखिए आपके सामने ही हमने दे दिया, फिलिप लार्किन की पोएट ऑफ द मूवमेंट। बहुत ही बेहतरीन है। फिर ये आपका बहुत ही अच्छे से, फिर उसके बाद जो मैंने आपसे बोला था कि क्विक रेफरेंस टेबल टू मेमोराइज मेजर टर्म्स विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर, ये बहुत ही शानदार है। इसमें तो एकदम मजा ही आ जाएगा। जैसे इन इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, तो इससे रिलेटेड जो फिगर हैं वो कौन है, लियोटार्ड है। डिकंस्ट्रक्शन एंड डिफरेंस की बात कौन करता है, जैक्स डेरिडा। सिमलकारा एंड हाइपर रियलिटी की बात कौन करता है, तो जियन बार्डिलार्ड। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को कैसे रिलेटेड सबसे बड़े राइटर सैमुअल बेकेट। थिएटर ऑफ क्रुएल्टी की बात कौन करता है, एंटोनियन अटार्ड। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, तो आप अगर इनको जानते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इनके जवाब आप दे सकते हैं। फिर आपके एमसीक्यूज हैं। और सबसे लास्ट में आप देखिए जरा पोस्ट कॉलोनियल वाला, बहुत ही बेहतरीन है आप सभी के लिए। इसी तरह से आपके जो की प्रैक्टिशनर हैं, पोस्ट कॉलोनियल वाला मैं देख रहा हूँ कि एमसीक्यू, हाँ ये पोस्ट कॉलोनियल का जो है मेजर, आप ये देख लें, ये देखिए ग्लोसरी ऑफ की टर्म्स कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे सारे टर्म्स हमने दे दिया, कोर फ्रेमवर्क, ठीक है, ये मेजर मेजर टर्म्स जो कि कॉलोनिज्म को समझने के लिए चाहिए, एक एक लाइन में दिया गया, ज्यादा टाइम नहीं लगना है। कॉलोनिज्म, इंपेरियलिज्म, एम्पायर, पोस्ट कॉलोनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल वेस्ट, वेल्स पोस्ट कॉलोनियल मतलब विद डैश है, ठीक है। नियो कॉलोनिज्म क्या है, डी कॉलोनाइजेशन क्या है, ये सारे टर्म्स हमने दिए हैं, मेजर टर्म्स हैं जो कि कॉलोनियल जिसमें हर में है। फिर थ्योरेटिकल एंड लिटरेरी कॉन्सेप्ट जो है, जैसे ओरिएंटलिज्म की बात, सबल्टन की बात, हाइब्रिडिटी की बात, मिमिक्री, एम्बीवैलेंस, अदरनेस, कल्चर इंपेरियलिज्म, ये सारे टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि किसी न किसी ने इसको जो है इन्वेंट किया है, दिया है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायस्पोरा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे टर्म्स हमने इसमें शामिल किए हैं। मेजर थिंकर्स कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या क्या टर्म दिया, ठीक है, वो भी हमने आपको, एडवर्ड सैयद, गायत्री स्पाइवाक, ठीक है, होमी भाभा, सब दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद से सबसे लास्ट में जो हमने मेजर चीज आप सभी के लिए दिया है वो है टेबल आपका, और वो टेबल बहुत बड़ा रोल अदा करेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। वो ये टेबल है, मास्टर मेमोराइजेशन लिस्ट।
और इसमें जो है कई बार आपके एग्जाम में, मुझे लगता है इस बार एक क्वेश्चन ये लोग एकदम श्योर शॉर्ट पूछने वाले हैं कि ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया। अब बताओ, हर कोई बता सकता है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म? बताइए भाई। एकदम बच्चों जैसा ये हो गया है आप लोग के लिए, इतना बढ़िया सा आपने डिटेल में लेक्चर सुना है। तो एडवर्ड सईद है। सबल्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? गायत्री स्पाइवाक। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं। हाइब्रिडिटी एंड मिमिक्री की बात कौन करता है? थर्ड स्पेस की बात कौन करता है? एम्बिवेलेंस की बात कौन कर सकता है? तो होमी के भाभा है। सब दे दिया है। एम्पायर राइट्स बैक किसने लिखा है, या राइटिंग बैक के बारे में कौन बात करता है? तो ये तीन लोग हैं जो मिलके जो है एक बुक है, ये की थिंकर्स हैं। कॉलोनियल ट्रामा की बात कौन कर सकता है, या डीह्यूमनाइजेशन की बात कौन करता है? तो फ्रेंड फैनन है। ठीक है। स्ट्रेंज इनकाउंटर्स की बात कौन कर रहा है? डिस्कोर्स एंड पावर की बात कौन कर रहा है? तो सब आप सभी के सामने है। ठीक है। मास्टर नरेटिव की बात कौन कर रहा है? तो ये सब कुछ हमने आप सभी को देने की कोशिश की है कि आई होप कि अब आप लोग को ये नोट्स पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। नेग्रीट्यूड, नेग्रीट्यूड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है ना? तो ये सब कुछ आप सभी को हमने दे दिया है। कसायर, सेंगोर। ठीक है। सब कुछ आपके पास है। रीड करोगे ना तो आपको बहुत कम समय लगेगा। बस आपको रीड करना है। आप बस रीड कर लो, क्योंकि नोट्स इतना बेहतरीन तरीके से आप सभी के लिए डिजाइन किया गया है कि आपके लिए कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं है। आप बस रीड कर लीजिए। आप वहां पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप बेहतरीन सेलेक्ट कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे आप। ठीक है। बाकी हम कल आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आने वाले हैं, और जहां पे हम आप सभी को पूरा पूरा जो है आपको लिटरेरी मूवमेंट और साथ ही साथ लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं। अभी हम आपको इंडियन राइटिंग में इंग्लिश करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ओवरऑल जोड़े तो टोटल कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? ये जो सेक्शन है, जो आपके एग्जाम में ये सेक्शन है, इससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? तो मैं आप सभी को बताऊं कि मुझे इस बार लग रहा है कि पोइट्री का सेक्शन कम होने वाला है। पोइट्री का जो सेक्शन है वो मुझे लग रहा है कि वहीं से वो काट सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमें क्वेश्चन किसी को कम देना है, तो जिसको ज्यादा दे रहे हैं वहीं से तो काटेंगे। अब इनको टोटल पूछना है 120 क्वेश्चन। तो 120 में से ये कहां से ज्यादा पूछेंगे? ये बात हो रही है अब। तो अब आप ये मान के चलो कि लगभग ये 65 क्वेश्चन टोटल लिटरेचर से पूछ रहे हैं, और 55 पूछ रहे हैं ग्रामर और सारी चीजों से मिलाकर। अब क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान लो कि अभी तक मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि एलटी ग्रेड का जो है, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको अभी थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ ओपन करके। हमने ब्लूप्रिंट बनाया था। आप लोगों ने सारे ग्रुप में लिंक भेज दिया है आज की क्लास का। एलटी ग्रेड का आप लोग एक बार ब्लू प्रिंट देख लें, और इस ब्लू प्रिंट से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा और चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये आपका ब्लू प्रिंट है, और अगर आप ध्यान दें तो जो पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे, इसी आधार पर मैंने आपके 10 टेस्ट करवाए हैं। और जो 10 टेस्ट आपको मैंने करवाए हैं वो बहुत बेहतरीन टेस्ट करवाए हैं आप सभी के लिए। पर्पज आप सभी लोग कितना समझ पाए मेरा आई डोंट नो, लेकिन मैं आप सभी को बताऊं कि जो भी मैंने टेस्ट करवाया है वो इस सोच के साथ करवाया था कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ये 10 टेस्ट जो हमने आपको एफएलटी करवाया है, अगर आप ध्यान दें तो इस पूरे एफएलटी में हमने आपके पूरे सिलेबस को कवर कराने की कोशिश की है। पूरे सिलेबस को आप लोग को मैंने सारा पीडीएफ शेयर कर दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार रीड जरूर कर लें। रीड करने से क्या होगा, पूरा सिलेबस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आपके पोइट्री सेक्शन से जो है पिछली बार जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो थोड़ा सा आप देख लें, और वहीं से आपको सारा पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैंने उसी आधार पे पैटर्न बनाया है। तो जो पोइट्री सेक्शन है वहां से आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आए हैं, सॉरी 13 क्वेश्चन ही आए थे। पोइट्री सेक्शन से लगभग जो है आपके 13 क्वेश्चन आए हैं,
और अगर आप देखें तो आपके जो नावल वाले सेक्शन हैं इससे मैंने 15 लिए हैं। तो उसके बाद से जो है आपके जो आपका प्रोज ड्रामा का सेक्शन उससे 6 क्वेश्चन है, और जो आपके एसेइस्ट का सेक्शन है यहाँ से 4 क्वेश्चन है। तो ये एक पैटर्न है आप सभी का। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोइट्री का सेक्शन है वो चाहे आप उसको मान रहे हैं मेजर सेक्शन है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि कितना क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल आपका जो लिटरेचर का सेक्शन है, जो आपका ये मेजर सेक्शन है, पोइट्री, ड्रामा और आपका एसे और नावल, शॉर्ट स्टोरी, ये सारा मिला के आपके केवल 40 क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? टोटल आपके 40 क्वेश्चन ही आए हुए हैं। ध्यान रखिए आप, ओनली कितने? ठीक है, 40 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से आपको दिखाते हैं कि और कहां कहां से कितने क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो जो मूवमेंट का सेक्शन है, ठीक है, जो लिटरेरी टर्म्स में मूवमेंट का सेक्शन है, आपका टोटल ओवरऑल देख लें तो आपके जो मूवमेंट का सेक्शन है, आपका जो लिटरेरी टर्म्स है, चाहे उसमें ड्रामा हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे आपके फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, वो उन सारे से मिला के लगभग 25 क्वेश्चन आए। ये मैं लगभग लगभग बता रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये 25 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। तो अब आप देख लो, यही आपका डिवीजन है ओवरऑल मिला के। अब आप अगर इसमें सपोज करो आपका टोटल क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आए हैं आपके ग्रामर, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, लेटर राइटिंग सब मिला के, ये क्वेश्चन कम होने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर कम भी होगा तो आप मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन कम हो सकता है। बहुत ज्यादा यदि वो कम करेंगे तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन कम कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 भी कम करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा? ये 70 हो जाएगा। अगर लिटरेचर 70 भी हुआ तो उस केस में भी वो जो 5 क्वेश्चन बढ़ने वाला है वो सेक्शन कौन ले जाएगा? आप बताइए। आप सभी को समझ में आ रहा है? आप सभी माइक ओपन कर सकते हैं अगर शोर ज्यादा न मचा पाए तो अब मुझे लग रहा है कि जो पांच क्वेश्चन भी हो जाएगा तो लिटरेरी टर्म्स में जाएगा। मैं आपको पूरा आइडिया बता दे रहा हूं एग्जाम का, तो आप समझो। इससे क्या पता चल रहा है कि आपके जो सेक्शन इस बार बहुत वैल्यू क्रिएट करेगा। मतलब आप बहुत पढ़ रहे हैं पागलों की तरफ, पोइट्री पोइट्री पढ़ना तो है ही, क्योंकि भाई आएगा तो मान लो कम भी आएगा तो भी उसी में से आना है, तो अगर नहीं पढ़े तो जाएगा नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ा सेक्शन, जो आपको सबसे बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकता है, वो ये वाला सेक्शन है जो मैं आप सभी के सामने रख दे रहा हूँ। वो आपका लिटरेरी टर्म्स वाला सेक्शन है। लिटरेरी टर्म्स मूवमेंट जो आपका सबसे पहला सेक्शन, अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो वो सेक्शन है जहां पे आपसे पोइट्री से रिलेटेड जो टर्म्स दिए गए हैं, ड्रामा से रिलेटेड, फिक्शन से रिलेटेड, नॉन फिक्शन से रिलेटेड, और साथ ही साथ मूवमेंट आपके जो दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन। पिछली बार आपके मूवमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आए थे 6 क्वेश्चन, तो इस बार भी 6 से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आए थे। मैंने यहाँ 6 किया, 7 क्वेश्चन आए थे। इस बार मुझे लग रहा है मूवमेंट से रिलेटेड हो जाएंगे 10 क्वेश्चन, क्योंकि इस मूवमेंट में ये मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म को भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दें। अब आपका नया क्या ऐड हुआ है? इन्होंने कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऐड किया है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी ऐड किया है। ठीक है, तो यहां से 2-2 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही ना। ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे, एकदम श्योर पूछेंगे। तो आप मान के चलें। अब भाई अब ये बताओ, ड्रामा से 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं? ड्रामा से 2 क्वेश्चन से कम पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। ड्रामा से 2 क्वेश्चन इनको पूछना ही है, इससे कम नहीं हो सकता जो मैंने आपके लिए बनाया है। फिक्शन से 2 क्वेश्चन कम से कम ये पूछेंगे ही। नॉन फिक्शन यानी ऐसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछेंगे ही। फिर आपका जो मूवमेंट है, सारे मूवमेंट मिला के 6 से 10 क्वेश्चन इनको पूछना ही है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से 2 क्वेश्चन पूछना है। कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल से कम 2, फिगर ऑफ स्पीच से 2। ठीक है, और पोइट्री सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन होता है आपका लिटरेरी टर्म्स के भी मामले में। अगर आप ध्यान दें तो आपको एक बार सिलेबस दिखा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया पता चले। बहुत बड़ी चीजें बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से चीजों को आप समझें। और आप, मैं कहता हूं ना कि यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करने वाले कौन लोग हैं। ठीक है, अब जैसे टोटल 36 लोगों ने क्लास ज्वाइन किया था, 5 लोग के यहाँ नेटवर्क इशू है कि क्या, आई डोंट नो। लेकिन आप समझिए, स्मार्ट स्टडी करने वाले लोग ही, मैंने अब तक बहुत लोगों को सफल करवाया है। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज है स्मार्ट स्टडी। अगर आप जो है टुनटुन बन के केवल इधर से उधर भाग रहे हैं
तो आप सफल होने के बाद छोड़ दीजिए। आप सोचते हैं मेरी इतनी उम्र हो गई, हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। तो आप सही तरीके से, आपको गाइडलाइन नहीं मिल रही या सही तरीके से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप ध्यान दें, आप यहाँ पे आप सभी के सामने सिलेबस है, और इस सिलेबस में अगर आप ध्यान दें तो सबसे बड़ा सेक्शन आपको दो ही मिल रहा है। एक तो पोइट्री का सेक्शन जो पोइट्री से रिलेटेड लिटरेरी टर्म्स है, और जो दूसरा सेक्शन है आपका वो है मूवमेंट का सेक्शन। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, इन दो सेक्शन से पूछा जाएगा। पिछली बार 7 क्वेश्चन यहाँ से आया था और 7 क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो 14 क्वेश्चन तो ये दो सेक्शन पिछली बार भी ले गए थे। इस बार भी ज्यादातर चांसेस हैं कि यहाँ से फिर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियरली सबको कुछ आइडिया समझ में आ रहा है पेपर का। तो कल जो हम सेक्शन आप सभी को कराने वाले हैं वो बहुत मायने रखेगा आप सभी के लिए सेक्शन। और सबसे बड़ी चीज ये समझ लो कि इसमें जो है सबसे मिसलेनियस सेक्शन का भी इस बार ये जो इन्होंने ये वाला सेक्शन ऐड किया है मिसलेनियस, ये बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि अब ये सेक्शन मैं सोचता हूँ इसको ये कहाँ लेकर जाएंगे, बार बार मेरे दिमाग में आता है इसको कहाँ लेकर जाएंगे। तो इस सेक्शन को ये उसी में लेके जाएंगे, अगर इस सेक्शन को आप अलग मत रखो। इसीलिए मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया है मूवमेंट का, उसी में मैंने पोस्ट मॉडर्न, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल और इंडियन राइटिंग को उसी में घुसाया है। सिर्फ पर्पज एक ही था कि ये कहाँ लेकर जाएंगे, तो इसको भी वहीं लेकर जाएंगे ये। और जो फाइनली आपको यहाँ से 25 क्वेश्चन दिख रहा है, संभवतः ये क्वेश्चन जो है 30 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मान के चले कि न्यूनतम से न्यूनतम भी इस पूरे सेक्शन से कम 25 क्वेश्चन तो आने वाले हैं। इसमें अगर हम ऐड कर देंगे इंडियन लिटरेचर, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है भाई, सभी को इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? तो एक बार आप कल की क्लास में इसको रिवाइज करके आएंगे ताकि हम इसे बहुत अच्छे से चीजों को कर लेंगे। ठीक है, पोएट्री सेक्शन से मैं थोड़ा डाउटफुल था, अभी मैंने चेक किया पोएट्री सेक्शन से टोटल 13 क्वेश्चन ही आए। तो अगर पोएट्री सेक्शन में देखें तो टोटल है 24 राइटर, 36 वर्क है। 36 वर्क को भी अगर आप ध्यान दें तो इनसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल 13 क्वेश्चन ही आए हैं। अब क्या करोगे भाई मान लो कि 15 क्वेश्चन आ गए, बहुत ज्यादा। अब वो क्वेश्चन घटाएंगे कहाँ, घटाने का उनके पास कोई है नहीं। पोएट्री सेक्शन से भी 36 वर्क होने के बाद भी 15 क्वेश्चन से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। बहुत ज्यादा आएगा तो 18 क्वेश्चन आ सकता है, 15 मतलब 15 से 18 के बीच में मैक्सिमाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। इतने ही इसका औकात है, समझ लो आप। लेकिन फिर भी इस सेक्शन को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन लाइन से पूछा जाने वाला है तो यही हो सेक्शन। अगर कहीं से लाइन पूछने वाले हैं हम, तो आप मान के चलो इसी से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे जरूर रीड करें। सबसे कम जहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो सेक्शन में फिर आप सभी को बता रहा हूं, वो सेक्शन आपका ये वाला सेक्शन है, प्रोज सेक्शन। यहां से वो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछ पाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा उनके पास ऑप्शन नहीं है पूछने का, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। लेकिन इसके ऊपर आप जरूर पढ़ लें। जैसे कोई राइटर, अब देखो मैं ओवरऑल स्कैन करवा रहा हूँ आपको, एग्जाम में सफल कैसे हुआ जाता है, ये बहुत बड़ी टेक्निक है। हाँ, जैसे अब क्या है कि मैं अभी आपकी जगह जैसे तमाम टुनटुन लोग होंगे, अभी वो क्या कर रहे होंगे, पिछले 2 दिन से वो सोच रहे होंगे अरे यार प्रोज नहीं पढ़ा है, लाओ प्रोज पढ़ता हूँ। अब क्या होगा कि एग्जाम का जो मेन टाइम है, जिस समय उसको जरूरत है लिटरेरी टर्म्स के रिवीजन की, उस समय उसको जरूरत है पोइट्री सेक्शन को रीड करने की, ड्रामा नॉवेल सेक्शन को रीड करने की, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ट्रांसलेशन में उसको ट्रांसलेशन सेक्शन की जरूरत है कि वो तमाम प्रकार के इडियम्स प्रोवर्ब को देखे। इस समय अगर टुनटुन प्रोज को खूब बढ़िया से पढ़ रहा है और 2 दिन का समय उसने प्रोज को पढ़ने में दे दिया, तो वो फिर बर्बाद हो गया, क्योंकि आएगा क्वेश्चन कितने, 2, और वो कितना टाइम दे दिया, उसने टाइम दे दिया बहुत ज्यादा, अब यहीं से वो बर्बाद हो गया। तो यही समझ लो, ये मेन समय में पढ़ाई क्या करनी है, कहाँ से करनी है, ये भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस समय आप लोग जो पढ़ाई करेंगे वो प्रपोर्शन में पढ़ाई करें। जिस एग्जाम में इस एग्जाम में जिस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, अब जब अंतिम समय बचा है तो आप सेक्शन वाइज टाइम उतना ही दें जिस तरह से वो इम्पोर्टेंस एग्जाम में रखता है। ठीक है, कोई लेस इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने उस वाले पोर्शन पे ज्यादा टाइम दे दिया तो आप फिर बर्बादी की ओर जा रहे हैं। ठीक है,
ये आप समझ लें। और यही चीज क्या करना होता है कि अगर आप बहुत लेस इंपॉर्टेंट की चीज है, यहां तक कि आप अगर पूरे प्रोज सेक्शन को छोड़ भी देते हैं तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन का नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आपने पोइट्री सेक्शन को छोड़ दिया तो आपके 15 क्वेश्चन का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अगर मुझे अंतिम समय चुनना हो कि मुझे प्रोज करना है कि पोइट्री करना है, तो मैं तो पोइट्री करूंगा। अगर मुझे सपोज करो कि लेटर राइटिंग मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है और मुझसे कहा है कि लेटर राइटिंग और प्रोज सेक्शन में किसको चुनोगे, तो मैं कहूंगा लेटर राइटिंग चुनूंगा, क्योंकि वो मुझे 5 से 6 क्वेश्चन दे रहा है। समझ गए आप बात? तो एक बहुत बड़ी चीज आप सभी को मैंने बता दिया, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। और जो सारी चीजों को समझ के चलता है वही बेहतर कर पाता है।